to another video, and in this video we'll be discussing AS10, that is property plant and equipment, which is revised version, और इसको हम लोग PP बोलेंगे शॉर्ट में. तो basically this is the last video of group 1. I won't be covering AS3 and AS1 as AS3 is cash flow statements जो आप लोग ने सम्स करते टाइम किया होगा, एंड AS1 में ऐसा इतना कुछ है नहीं, तो आप एक रीड दोगे तो भी हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. व्हाट इज़ PP? PP एक एसेट है, सबको पता है. हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे सबसे पहली चीज़ रिकॉर्ड करते हैं PP. ठीक है. इट इज़ अ फिजिकल सब्सटेंस और लाइफ उसकी जनरली मोर देन 12 मंथ्स होनी चाहिए, मोर देन 12 मंथ्स. एंड फिजिकल सब्सटेंस, ठीक है, क्या पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? रेंटल टू अदर्स, एडमिन पर्पस, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, इतना हुआ. अभी रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है? अभी देखो, कोई भी चीज़ फिजिकल सब्सटेंस है, मोर देन 12 मंथ्स है, तो हम लोग ऐसा नहीं कि उसको PP बोल देंगे, उसकी कुछ रिकग्निशन क्राइटेरिया, तो ही हम लोग उसको एज अ PP रिकग्नाइज़ करेंगे हमारे बुक में, तो ही हम लोग उसको एज अ PP रिकग्नाइज़ करेंगे. अगर जो फॉलोइंग 3 कंडीशंस बोल रहा हूँ वो अगर फुलफिल हो गई तो हम लोग वो एसेट को एज अ PP रिकॉर्ड करेंगे बुक में. दैट इज़ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कॉस्ट इज़ रिलायबली मेजरेबल या फिर डिटरमाइनेबल, और कंट्रोल ओवर द एसेट. ठीक है, अगर ये 3 कंडीशंस है ना, तो आपको वो PP को आपके बुक में रिकॉग्नाइज़ करना है. ठीक है, क्या क्या 3 कंडीशंस है, फटाफट रिपीट करो. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कॉस्ट इज़ डिटरमाइनेबल एंड कंट्रोल ओवर द एसेट. ठीक है, अभी है ना, ये तो हम लोग ने देख लिया क्या क्या इंक्लूड होता है PP में. अभी है ना, देयर इज़ वन मोर थिंग. बेरर प्लांट इज़ अ PP. बेरर प्लांट क्या होता है? ऐसा प्लांट जिसके ऊपर या फिर जिसके थ्रू फ्रूट्स या फिर कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उगता है. ऐसा प्लांट जो नेसेसरी है दूसरे प्लांट्स के लिए उगने के लिए. अभी जैसे मैंगो ट्री हो गया, उसकी देखो, उसकी लाइफ जनरली मोर देन 12 मंथ्स है, फिजिकल सब्सटेंस है, और उसके ऊपर मैंगोज उगते, तो वो बेरर प्लांट हो गया. ठीक है, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू लुक, वीट है, बाजरा है, वो सब की जो खेती होती है वो बेरर प्लांट नहीं होता. क्यों? वो पहली बात तो 12 महीने के अंदर ही कट जाते हैं और वो इटसेल्फ प्लांट रहते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं उगता. ठीक है, अभी AS10 देखते हैं. व्हाट डज AS10 डज नॉट इंक्लूड? लीजेस. क्यों? लीज हम लोग AS19 में कवर करने वाले. बायोलॉजिकल एसेट फॉर एग्री पर्पस, काउस, पैडी. मैंने जैसे बोला, देखो, पैडी है, बाजरा है, खेत है, वो सब की खेती में वो पहली बात तो 12 महीने तक टिकते भी नहीं, उनको पहले ही काट देते हैं, और वो इटसेल्फ एक प्लांट है, उसके ऊपर कुछ नहीं उगने वाला. ठीक है, और अभी ये जो काउस वाला पॉइंट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है. सपोज काउस के बदले हम लोग डॉग का एग्जांपल ले लेते हैं. मैंने मेरे क्लासेस के यहाँ पे एक जर्मन शेफर्ड रखा फॉर सेफ्टी पर्पसेस. तो क्या वो एसेट हुआ? तो आप लोग सोच रहे हो कि सर ने बोला AS10 डज नॉट इंक्लूड बायोलॉजिकल एसेट फॉर एग्री पर्पस. हाँ, तो आपको क्लिक होना चाहिए. अगर सिर्फ एग्री पर्पस के लिए ना, अगर एग्री पर्पस के लिए है तो ही हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करने वाले. बट अभी समझो, मैंने जर्मन शेफर्ड को हायर किया फॉर व्हाट? फॉर सेफ्टी पर्पसेस, फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस मेरे क्लासेस के, तो वो एडमिन पर्पस हो गया, तो वो बायोलॉजिकल एसेट हमारा PP हो गया. बट अगर मैंने यही है ना, डॉग्स खरीदे रहते फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस, तो वो मेरा AS10 में इंक्लूड नहीं होता. ठीक है, फिर एसेट हेल्ड फॉर सेल, वो भी नहीं होता. एक्सप्लोरेशन एंड एवेल्यूएशन, ये क्या होता है? माइंस होते हैं, खदान होती है, वो सबको एक्सप्लोरेशंस बोलते हैं, वो भी AS10 में इंक्लूड नहीं होता. ठीक है, अभी आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज़ इनिशियल रिकॉग्निशन एंड नॉर्मल केस. ये जो स्पेशल केस है ना, ये हम बाद में करेंगे. इनिशियल रिकॉग्निशन एंड नॉर्मल केस, उसमें क्या होता है? परचेज कॉस्ट. सपोज परचेज कॉस्ट है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देना. फिर उसके बाद ऐड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ऐड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ऐड बोरिंग कॉस्ट अभी हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साइट रेस्टोरेशन और डीकमीशनिंग कॉस्ट. ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियल रिकग्निशन में नॉर्मल केस में कैसे रिकॉर्ड करोगे, क्या वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे आप? परचेज कॉस्ट
minus trade discount, add non-refundable taxes, add directly attributable cost, borrowing cost जो AS16 में पढ़ा है हमने अगर वो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है, और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साइट रिस्टोरेशन और डीकमीशनिंग कॉस्ट, ये सब ऐड करके जो वैल्यू आएगा उस पर हम लोग इनिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे. अभी हम लोग समझते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या है. डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन एज इंटेंडेड. ठीक है. अभी हम लोग को ना ये जो मैं अभी एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ ना, ये आपके मॉड्यूल में कहीं ना कहीं एज अ छोटा सम दिया हुआ है, एज अ पार्ट ऑफ सम्स दिए हुए, तो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये एग्जांपल्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके मॉड्यूल में कवर हो रहे हैं. एक्सपेंसेस विच आर नॉट DAC, ध्यान रखना, विच आर नॉट DAC. ठीक है. अभी सबसे पहले अगर आपने कोई इनॉग्रेशन एक्सपेंस किया है तो वो DAC नहीं है. क्यों? हम लोग ने क्या बोला था, DAC इज द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन एज इंटेंडेड. अभी समझो आपने एक जिम खोला, जिम अभी इंटेंडेड यूज़ में, अभी आप यूज़ कर सकते हो, जो इंटेंडेड कंडीशन है जो चाहिए था वो हो गया, बट आपने उसके लिए इनॉग्रेशन किया, वो ज़रूरी नहीं था यूज़ के लिए. ठीक है. फिर उसके बाद ट्रेनिंग एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉयज़. सपोज आपने कंप्यूटर खरीदा और फिर आपने एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटर यूज़ करने के लिए, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग दी, तो वो ट्रेनिंग का कॉस्ट वो कंप्यूटर के कॉस्ट में ऐड नहीं होने वाला. ठीक है. फिर रीलोकेशन एक्सपेंसेस. फिर आता है ऑपरेटिंग लॉस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन. सपोज ये बहुत इंटरेस्टिंग, आप मॉड्यूल में देखोगे तो आपको इसके ऊपर सम भी मिलने वाला है. सपोज मैंने एक फैक्ट्री चालू की, मेरा प्रोटोटाइप सब बन गया, मैंने प्रोटोटाइप सेल्स किए, प्रोटोटाइप सेल करने में मेरे को लॉस इनकर हो गया, तो ये कमर्शियल प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ था, ये सिर्फ प्रोटोटाइप्स थे. प्रोटोटाइप्स हम लोग ने सेल किए बट उसमें हम लोग को लॉस हुआ, तो वो जो लॉस है उसको हम लोग एज अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐड नहीं करने वाले हैं. अभी सपोज एक मशीन लिया, मशीन का टेस्टिंग चालू था, टेस्टिंग में जो आया और हमको एडवर्टाइज़ करना था, तो जो टेस्टिंग में जो सैम्पल्स आए वी सोल्ड दैट, तो उससे जो लॉस हुआ वो हम लोग मशीन के कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते. फिर एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स, वो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं होते हैं. कॉस्ट ऑफ नॉट ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग एट लो कैपेसिटी. सपोज आपकी मशीन की कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स, आप मशीन यूज़ नहीं कर रहे, वो इंटेंडेड यूज़ में आ गई है बट आप यूज़ नहीं कर रहे. हाँ, वो इंटेंडेड यूज़ में आ गई है बट आप यूज़ नहीं करो, तो उससे कुछ खर्चा हुआ, तो वो आप मशीन के कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे. और अगर सपोज मशीन की कैपेसिटी है 1000 और आप सिर्फ 100 पे प्रोड्यूस कर रहे हो एज अ सैम्पल फॉर टेस्टिंग, और उसमें कुछ कॉस्ट इनकर हुआ, तो वो आप ऐड नहीं करने वाले. ठीक है. एंड व्हाट इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साइट रिस्टोरेशन और डीकमीशनिंग कॉस्ट. सब ने, अगर आप लोग ने FM बहुत अच्छे से किया है ना, मतलब वो बेसिक वाला प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर पार्ट आपको बहुत बहुत स्मूथ समझेगा. सपोज ईयर 0 पे आपने PP बनाया, एक मशीनरी इस्टेब्लिश किया फाउंडेशन के साथ. फिर ईयर 5 पे आपको पता है कि 5 साल का यूज़फुल लाइफ है, 5 साल की यूज़फुल लाइफ के बाद आपको मशीनरी निकालना है, तो उसका आगे 5 साल बाद जाके खर्चा होने वाला है, और वो खर्चा होएगा 20,000 रुपीज़ का. तो यू नो दैट एक्सपेंस इज गोइंग टू इनकर. तो आपको एक प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, बट आप 20,000 का प्रोविज़न नहीं बनाओगे. क्यों? 20,000 5 साल बाद है, वो 20,000 की वैल्यू आज क्या है वो फाइंड आउट करना है ना, वो 20,000 की वैल्यू आज क्या है वो फाइंड आउट करना है. तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10%. हाँ, डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10%, तो कैलकुलेटर पे 1 डिवाइड बाय 1.1 और 5 बार इज इक्वल टू दबाओगे. क्यों? 5 साल पीछे जाना है, तो तुम लोग को एक फिगर मिलेगा दैट इज 0.621, और उससे 20,000 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट मिलेगा. जो 5 साल बाद होने वाला था उसका आज कितना खर्चा आएगा वो मिलेगा. ठीक है. ये होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साइट रिस्टोरेशन एंड डीकमीशनिंग कॉस्ट. आप ये मशीनरी के कॉस्ट में ऐड कर दोगे. ठीक है. और इसके लिए एंट्री क्या बनेगा? बहुत मस्त एंट्री है. PP अकाउंट डेबिट, जितने भी अमाउंट आपने ऊपर फाइंड आउट किया, टू बैंक जितना पैसा आप दे रहे हो, और टू प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन जो कैलकुलेट किया था, जो आ रहा है 12,418. ठीक है. ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट इनिशियल रिकग्निशन में नॉर्मल केस का. तो फटाफट एक बार रिपीट करते हैं क्या क्या आता है. परचेज कॉस्ट माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ऐड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ऐड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट. डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन एज इंटेंडेड. एक्सपेंसेस विच आर नॉट DAC. क्या क्या आएगा? इनॉग्रेशन नहीं आता है, ट्रेनिंग एक्सपेंस नहीं आता है, रिलोकेशन एक्सपेंस नहीं आता है, ऑपरेटिंग लॉस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन
नहीं आता, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड वो भी नहीं आता, एंड कॉस्ट ऑफ नॉट ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग एट अ लोअर कैपेसिटी वो भी नहीं आता, ठीक है। फिर बोरिंग कॉस्ट, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साइट रिस्टोरेशन एंड डीकमिशनिंग कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साइट रिस्टोरेशन एंड डीकमिशनिंग कॉस्ट हम लोग ने एग्जांपल से पढ़ा था ईयर 0 पे, और साइट रिस्टोरेशन का खर्चा ईयर 5 पे होने वाला है, तो हम रिकॉर्ड तो ईयर 0 पे करना है, तो हम उसका प्रेजेंट वैल्यू जो ईयर 5 पे जो खर्चा होने वाला है उसकी आज की क्या कीमत है वो फाइंड आउट करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करके, हाँ, और फिर वो ऐड कर देंगे टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल केसेस। ये जो एक्सचेंज वाला है ना, या मैं आपको स्पेशल केसेस के पार्ट में लास्ट में पढ़ाता हूँ। ग्रांट, हम लोग ने AS12 पढ़ा था, याद है AS12, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। AS12 में हम लोग ने ग्रांट पढ़ा था। अभी ग्रांट मिला है कोई एसेट खरीदने के लिए, अगर ग्रांट के रूप में हम लोग को एसेट ही फ्री में दे दिया, हम लोग को अगर एसेट ही फ्री में दे दिया तो हम लोग नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। और एंट्री क्या था, सपोज PP मिला है, PP अकाउंट डेबिट टू, पैसा तो जा नहीं रहा तो टू कैपिटल रिजर्व, और नॉमिनल वैल्यू क्या होता है 1 या फिर 100 रुपया। और अगर कंसेशनल रेट पे मिला है, सपोज 10,000 की चीज़ 1,000 में मिली है, 10,000 की चीज़ 1,000 में मिली है, तो वो 1,000 पे मैं रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि मैंने तो सिर्फ 1,000 ही दिया। तो PP अकाउंट डेबिट 1,000 टू बैंक अकाउंट क्योंकि 1,000 रुपीज़ यहाँ पे जा रहे हैं। फाइनेंशियल लीज है ना, AS19 में कवर होता है, उसके लिए AS10 का एप्लीकेशन नहीं होता, ठीक है। अभी समझो, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान दोगे तो एकदम केक वॉक निकलेगा। पे ऑन नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, सपोज क्रेडिट पीरियड था 2 महीने का, आपने 6 महीने में पे किया एसेट के लिए, तो नॉर्मली तो वो ज़्यादा ही कॉस्ट करेगा ना। मतलब समझो, मेरे को आपको 2 महीने में 1 लाख रुपए देने थे प्लांट एंड मशीनरी के लिए, मैंने आपको 6 महीने के बाद दिए, तो आपने क्या बोला, सर 6 महीने का नहीं चलेगा, 4 महीना जो आपने एक्स्ट्रा लिया है उसका इंटरेस्ट लगेगा। तो आप जब टेक्निकली 6 महीने बाद पे करोगे तो वो अमाउंट पे आप रिकॉर्ड नहीं करने वाले, वो अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, हाँ, और उस पर रिकॉर्ड करोगे। जैसे हमने साइट रिस्टोरेशन में किया था ना, तो सपोज अभी आप 6 महीने बाद पे कर रहे हो, तो 6 महीने का प्रेजेंट वैल्यू आप पहले जो प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर में, उसका वैल्यू आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करोगे डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करके, और लाओगे 2 मंथ्स पे, और फिर वो उतने को आप एज अ कॉस्ट ऑफ एसेट रिकॉर्ड करोगे, और बचा हुआ जो है फाइनेंस चार्ज उसको आप PNL में डाल दोगे, ठीक है। अभी एक्सचेंज वाले में आते हैं। एक्सचेंज वाले में ना पहले आपको मेरे को थोड़ा सा पार्ट समझाना पड़ेगा क्योंकि ये आपके मॉड्यूल में है और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो एक सेकेंड ना, सी कॉन्सेप्ट ऑफ बार्टर एक्सचेंज, ठीक है। इसमें क्या है ना, इसमें आपको सबसे पहले 2 चीज़ समझनी है। एक है ना कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है। कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है, इफ़ due to a transaction there is an impact on cash flow, operating income, expense. If due to a transaction there is an impact on cash flow, operating income or expense, it is called a commercial substance transaction. ठीक है। अगर कोई ट्रांजैक्शन की वजह से आपके कैश फ्लो पे, ऑपरेटिंग इनकम या फिर एक्सपेंस पे इम्पैक्ट आ रहा है तो आप उसको कमर्शियल सब्सटेंस ट्रांजैक्शन बोलोगे, ठीक है। और अगर कमर्शियल सब्सटेंस ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट करता है, तो आप लोग प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी है वो आप रिकॉर्ड करोगे, और आप न्यू एसेट को जो आ रहा है उसको, जैसे मैं अभी आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा ऊपर वाले चार्ट में, वो उस हिसाब से रिकॉर्ड करोगे। और अगर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो हम लोग प्रॉफिट और लॉस जो भी इनकर हो रहा है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और जो नया एसेट आ रहा है उसको WDV ऑफ द एसेट गिवन अप पे रिकॉर्ड करेंगे। सो रिपीट विथ मी, व्हाट इज कमर्शियल सब्सटेंस ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन ड्यू टू विच देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो, ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अगर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तो प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है वो रिकॉर्ड करेंगे, और हम लोग न्यू एसेट को कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे वो अभी पढ़ना बाकी है, वो हम लोग ऊपर वाले चार्ट में पढ़ने वाले हैं। और अगर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो PNL दैट इज प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करने वाले, और जो न्यू एसेट आ रहा है उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, उसको WDV ऑफ एसेट गिवन अप पे रिकॉर्ड करोगे। ये याद रखना, इस पर बहुत 2-3 क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला,
कि कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो आपको अज्यूम करना है कि कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये वाला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी था बट याद रखना। अभी एक बार है ना, ये जो पार्ट था ना, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तो प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करते हैं, और वैल्यू ऑफ न्यू एसेट क्या होगा वो हम लोग अभी ऊपर जाके पढ़ रहे हैं। अगर है ना कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो पहली प्रायोरिटी दोगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। अगर वो नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी दोगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, और कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इफ फेयर वैल्यू इज़ नॉट अवेलेबल, और कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इफ फेयर वैल्यू इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। हम लोग ने क्या पढ़ा था, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तो हम लोग प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो रिकॉर्ड करेंगे, और न्यू एसेट का क्या वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। पहला प्रायोरिटी किसको देंगे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, सेकेंड प्रायोरिटी देंगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, और अगर वो नहीं है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, ठीक है। ये था हमारा बार्टर एक्सचेंज वाला पार्ट। ये तो आपका इनिशियल रिकग्निशन यहाँ पे एंड होता है, नॉर्मल केस और स्पेशल केस। नॉर्मल केस में आपको पता है क्या क्या कॉस्ट लेने, डीएसी क्या होता है वो भी पता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साइट रिस्टोरेशन भी कर दिया। स्पेशल केस एक बार फटाफट रिवाइज कर देते, ग्रांट में क्या होएगा, अगर फ्री है तो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, एंट्री क्या होगी, पीपी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कंसेशनल रेट पे दैट इज एक्विजिशन कॉस्ट है, तो जितने पे अक्वायर किया है तो पीपी अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़ पे अक्वायर किया है तो 1000, और टू बैंक अकाउंट 1000। फाइनेंशियल लीज AS 19 में कवर होएगा। बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट पीरियड तो प्रेजेंट वैल्यू जो 6 महीने बाद कैश आउटफ्लो होने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और उसको एज ए कॉस्ट ऑफ एसेट ऐड करोगे, और फाइनेंस चार्जेस को PNL में डालोगे। और एक बार फटाफट बार्टर एक्सचेंज में कमर्शियल सब्सटेंस वापस देख लेते हैं, जस्ट फॉर अ रिविजन। कमर्शियल सब्सटेंस, व्हाट इज कमर्शियल सब्सटेंस? कमर्शियल सब्सटेंस ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन ड्यू टू विच देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो, ऑपरेटिंग इनकम, एक्सपेंस एक्सेट्रा। कमर्शियल सब्सटेंस अगर एग्जिस्ट करता है तो प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करेंगे, और कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो प्रॉफिट और लॉस नहीं रिकॉर्ड करेंगे। और अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो न्यू एसेट की वैल्यू क्या होगी, WDV ऑफ द एसेट गिवन अप, WDV ऑफ द एसेट गिवन अप। और अगर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग न्यू एसेट को किस पे वैल्यू करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। सेकंड प्रायोरिटी देंगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव, सेकंड प्रायोरिटी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड। और अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड देंगे तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इफ फेयर वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। आपने एक मेजर हर्डल क्लियर कर दिया। अभी सेकंड हर्डल, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में क्या आएगा, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन है ना, एक हो सकता है दो टाइप का। एक है ना जिसमें रिकग्निशन क्राइटेरिया जो अपन ने 3 पॉइंट ऊपर पढ़े ना वो मीट हो रहा है, और एक हो रहा है कि वो 3 क्राइटेरियाज मीट नहीं हो रहे। अगर 3 क्राइटेरियाज जो ऊपर डिस्कस किए रिकग्निशन क्राइटेरिया का, दोज आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कॉस्ट इज डिटरमाइनेबल एंड कंट्रोल ओवर एसेट। अगर ये तीनों क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं आपके, तो आप सब्सिक्वेंट रिकग्निशन को कैपिटलाइज करोगे। और अगर तीनों क्राइटेरिया नहीं मीट हो रहे तो आप PNL में उसको डेबिट कर दोगे, एज ए एक्सपेंस बुक कर दोगे, ठीक है। नाउ कम्स मेजरमेंट एज एट बैलेंस शीट डेट। आपके पास है ना, इसमें 2 मेथड्स है, एक होता है कॉस्ट मॉडल और एक होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल बहुत छोटा है, रिवैल्यूएशन मॉडल में ना आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सीखना पड़ेगा। कॉस्ट मॉडल इज़ वेरी स्मॉल, रिवैल्यूएशन मॉडल यू हैव टू लर्न द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट ऑफ PP माइनस accumulated depreciation and minus accumulated impairment loss. This will give you the revised WDV, ठीक है। अभी रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या करते हैं, फेयर वैल्यू एट मेजरमेंट डेट, हम लोग वहाँ पे क्या ले रहे थे, कॉस्ट ऑफ PP ले रहे थे, यहाँ पे फेयर वैल्यू ले रहे हैं। हाँ, उसमें से हम लोग सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और सब्सिक्वेंट इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको रिवाइज WDV मिल जाएगा PP का रिवैल्यूएशन मॉडल से। अब ये ना हम लोग को रिवैल्यूएशन मॉडल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है, सपोज अब ये ना, ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट है ना एग्जाम्पल के थ्रू कवर किया है। दैट इज एग्जाम्पल में देखो क्या है, ईयर 0 पे एसेट की वैल्यू है 100 रुपये, ईयर 1 पे एसेट की वैल्यू हो जाती है 120 रुपीज़, और ईयर 2 पे एसेट की वैल्यू हो जाती है 90 रुपीज़। अज्यूमिंग देयर आर नो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट और डेप्रिसिएशन भी नहीं है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ईयर 0 पे था 100 और ईयर 2 पे हो रहा है 20, मतलब 20 रुपये से बढ़ रहा है, मतलब रिवैल्यू अपवर्ड, मतलब एसेट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस बढ़ाना है तो हम लोग एसेट को डेबिट करेंगे, दैट इज PP अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। हम लोग एक रिजर्व क्रिएट करेंगे
ठीक है। और फिर ईयर 1 से लेके ईयर 2 के बीच में क्या हो रहा है, 30 रुपीज़ से एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, 30 रुपीज़ से एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है। तो अभी इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग को पता है एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, मतलब डेबिट बैलेंस को कम करना है, तो हम लोग क्रेडिट करेंगे उसको। तो पीपी अकाउंट क्रेडिट 30 समझ गया। अभी हम लोग के पास क्या कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व है, क्या कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व है? येस, वी हैव अ रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑफ 20 रुपीज़। तो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑफ 20 रुपीज़ को हम लोग डेबिट कर देंगे और बैलेंसिंग फिगर इम्पेयरमेंट लॉस में डाल देंगे, दैट इज़ पीएनएल में डाल देंगे 10 रुपीज़ का, ठीक है। अभी यही एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं। ईयर 0 पे वैल्यू था 100, ईयर 1 पे हो गया 90 और ईयर 2 के एंड पे हो गया 120, ठीक है। तो पहले वाले में क्या हो रहा है, 10 रुपये का लॉस हो रहा है, मतलब एसेट विच हैज़ अ डेबिट बैलेंस वो कम हो रहा है। तो डेबिट बैलेंस को कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे 10 रुपीज़ से। अभी आप क्वेश्चन पूछेंगे, डू वी हैव एनी रीवैल्यूएशन रिजर्व? अरे भाई ये तो ईयर जीरो में ही लॉस हो गया, कहाँ से आएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व? नहीं आएगा ना, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व तो नहीं है। तो आप लोग पीएनएल में एज इम्पेयरमेंट लॉस ये एक्सपेंस को बुक कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद ईयर 1 से लेके ईयर 2 में क्या हो रहा है, 30 रुपीज़ से एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, 30 रुपीज़ से एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है। डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है तो डेबिट करोगे, तो पीपी अकाउंट डेबिट 30 रुपीज़। अभी टू में क्या पूछोगे, क्या कोई इम्पेयरमेंट लॉस था, क्या कोई इम्पेयरमेंट लॉस था? हाँ, पिछले साल 10 रुपये का इम्पेयरमेंट लॉस हुआ था। वो आपने किस में डाला था, पीएनएल में डाला था। पीएनएल में डाला था। तो पीपी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एंड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। टू पीएनएल कितना करोगे, 10 रुपये, जो आपने पहले ऑलरेडी एक बार किया था, और बचा हुआ फिगर आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दोगे, ठीक है। अभी आप सोच रहे होगे ये रिवैल्यूएशन रिजर्व तो बुक कर दिया, अभी ये रिवैल्यूएशन रिजर्व का करना क्या है, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन रिजर्व का करना क्या है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व है ना, अमॉर्टाइज होता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व अमॉर्टाइज होता है और वो धीरे धीरे करके ट्रांसफर होता है रिटेन्ड अर्निंग में, धीरे धीरे करके ट्रांसफर होता है रिटेन्ड अर्निंग में। सो हाउ इज रिवैल्यूएशन रिजर्व अमॉर्टाइज? रिवैल्यूएशन रिजर्व इज अमॉर्टाइज्ड एंड ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। समझो, अगर आप कोई एसेट को एसएलएम बेसिस पे डेप्रीशिएट कर रहे हो 20% पे, तो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व भी 20% से अमॉर्टाइज होते जाएगा, ठीक है। और एंट्री होएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग। क्यों? रिवैल्यूएशन रिजर्व का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। आप क्रेडिट बैलेंस मतलब अमॉर्टाइज कर रहे हो, मतलब क्रेडिट को कम कर रहे हो। क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट किया। और टू रिटेन्ड अर्निंग मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसको आप बढ़ा रहे हो, आप क्रेडिट बैलेंस को बढ़ा रहे हो, तो वापस से क्रेडिट करोगे ना। और अभी सपोज आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपी को सेल कर दिया बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ हिज लाइफ, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व भी तो बचा हुआ रहेगा ना फिर। तो जैसे आपने प्लांट सेल कर दिया वैसे आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को डी रिकॉग्नाइज करोगे और ये सेम एंट्री पास होगी, बट ये टाइम पूरे अमाउंट के लिए होगी जितना भी बचा है, ठीक है। दिस वॉज द रिवैल्यूएशन मॉडल। नाउ कम्स डेप्रिसिएशन। इसमें भी बहुत छोटा सा पार्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी आप सबको पता है डेप्रिसिएशन में मैं क्या ही सिखाऊंगा। डेप्रिसिएशन में क्या होता है सबको पता है, एसएलएम है, डब्ल्यूडीवी, मिनरल्स के लिए अलग से, सबके लिए अलग से, कोई के लिए अलग अलग से दिया हुआ है, और कोई के लिए डब्ल्यूडीवी एसएलएम जो फॉलो करना है करो। तो व्हेन शुड एंटिटी बिगिन चार्जिंग डेप्रिसिएशन? कभी चालू करेगी एंटिटी शुड बिगिन चार्जिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट इट इज़ रेडी फॉर इंटेंडेड यूज़। सपोज आपने आज के दिन आपका एसेट इंटेंडेड यूज़ के लिए रेडी हो गया, तो ये नहीं देखोगे कि आप यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जिस दिन तैयार हो गया उस दिन से डेप्रिसिएशन करना चालू, भले ही उन्हें आप उसको 1 साल बाद यूज़ करो कि 2 साल बाद यूज़ करो, नहीं तो भी आपको डेप्रिसिएशन तो आज से ही चार्ज करना है। तो ठीक है, द एंटिटी शुड बिगिन चार्जिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट इट इज़ रेडी फॉर इंटेंडेड यूज़, नो मैटर इट इज़ यूज्ड और नॉट, ठीक है। और फिर आप हर साल एटलीस्ट एक बार यूज़फुल लाइफ और रेसिडियल वैल्यू को इवैल्यूएट करोगे, रिव्यू करोगे, और अगर कोई चेंजेस है यूज़फुल लाइफ या फिर रेसिडियल वैल्यू में, तो वो आप कंसिडर करोगे एज अ चेंज इन एस्टीमेट एज पर AS5। ये आप लोग ने मैंने नहीं सिखाया है, मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा जब हम लोग ग्रुप 2 के AS कवर करेंगे। कंपोनेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बहुत मस्त टॉपिक है, छोटा सा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना ईजी आपको मज़ा आएगा, आप बोलेगा इस पर सम आना चाहिए। कंपोनेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कंपोनेंट विल बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कंपोनेंट विल बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सपोज आपने एक एसी खरीदा है, एसी में कंप्रेसर का प्राइस अलग है और वो जो मेन पार्ट रहता है आगे का वो अलग है। एसी का प्राइस टोटल है 50,000, उसमें कंप्रेसर का जो प्राइस है वो 20,000 है, और जो मेन पार्ट है उसका प्राइस 30,000 है। तो दोनों का प्राइस अलग अलग है आपके पास, और दोनों की यूज़फुल लाइफ भी अलग अलग हो सकती है ना,
ठीक है। तो कंपोनेंट हैविंग अ सेपरेट यूजफुल लाइफ, तो क्या होता है जनरली कंप्रेसर की यूजफुल लाइफ कम रहती है एज़ कम्पेयर टू द मेन पार्ट, ठीक है। तो कंपोनेंट हैविंग सेपरेट यूजफुल लाइफ, और फिर कंपोनेंट्स आर हैविंग अ सिग्निफिकेंट वैल्यू। अभी ये एसी के केस में सपोज 50,000 का एसी था, 20,000 का कंप्रेसर है और 30,000 का मेन पार्ट है, तो भी सिग्निफिकेंट लाइफ तो हुआ ना कंप्रेसर का। तो इन दोनों को अलग अलग डेप्रिशिएट करने का, सब दोनों कंपोनेंट्स को, समझे। और ये गाइडलाइन क्या है सिग्निफिकेंट वैल्यू के लिए, ग्रेटर देन 10% ऑफ द मेन एसेट, ग्रेटर देन 10% ऑफ द मेन एसेट, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज हाँ एसी का एग्जांपल लेते हैं। एसी में कंप्रेसर है, वो जो मेन पार्ट है, और उसके अंदर वो जो मैश लगती है एयर फ्लो के लिए, वो है, वो मैश जो है एयर फ्लो के लिए, उसका वैल्यू है 4,000, मेन एसी का वैल्यू है 26 और कंप्रेसर का है 20, ठीक है। तो क्या वो 4,000 को आप अलग से डेप्रिशिएट करोगे? नहीं, क्यों? वो सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, क्यों? 10% ऑफ द एसेट, 10% ऑफ द एसेट कितना हो, 50,000 का 10% इज 5,000, और आपका मैश कितने का था, 4,000 का। तो आप वो 4,000 को अलग से डेप्रिशिएट नहीं करोगे, उसको एज अ मेन पार्ट में ही ले लोगे। बट कॉम्पोनेंट का देखा जाए तो कॉम्पोनेंट का यूजफुल लाइफ भी अलग है, फर्स्ट कंडीशन, यूजफुल लाइफ भी अलग है फर्स्ट कंडीशन, तो ये सेटिस्फाई गया। एंड सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए था वैल्यू, दैट इज 10% ऑफ द एसेट। ये तो 20,000 है भाई, करो अलग से डेप्रिसिएशन करो, कॉम्पोनेंट मेथड फॉलो करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ बार्टर एक्सचेंज हम लोग ने समझ लिया था। अब ज़्यादा मेजर रिप्लेसमेंट, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर टॉपिक, कुछ नहीं है, बहुत मस्त है ये ना। एक्चुअली इसमें ना मैंने 2 अलग टाइप्स भी कवर किए, जो आपके कोई एक आरटीपी में आए थे, बहुत यूनिक केस है, एक ही बार आया अब तक आरटीपी में, सोच लो इतना यूनिक केस है। आपके पास एक एसी है, उसमें मेन पार्ट है जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया था, और कंप्रेसर है, ठीक है। आप है ना कंप्रेसर को रिप्लेस कर रहे हो ईयर 2 के एंड पे, आप कंप्रेसर को रिप्लेस कर रहे हो ईयर 2 के एंड पे। तो रिपीट, आपके पास एसी है, एसी के 2 पार्ट है, एक मेन और एक कंप्रेसर, और आप कंप्रेसर को रिप्लेस कर रहे हो ईयर 2 के एंड पे, ठीक है। और डेप्रिसिएशन फॉलो कर रहे हो @10% SLM। सो ना इसमें क्या होएगा, आपको वापस से WDV फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिवाइज्ड वाला एसी का रिवाइज WDV फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो WDV ऑफ द एंटायर AC एज इट इज, सपोज एंटायर AC का WDV है 40,000। उसके बाद आप नए कंप्रेसर का कॉस्ट ऐड करोगे, किया आपने। उसके बाद लेस WDV ऑफ ओल्ड कंप्रेसर, अब ये जो 3 अमाउंट लिखे ना, मैं आपको बताता हूँ कैसा है। WDV ऑफ ओल्ड कंप्रेसर, सपोज WDV ऑफ ओल्ड कंप्रेसर फाइंड करने के लिए पहली बात तो आपके पास कॉस्ट होना चाहिए ओल्ड कंप्रेसर का, हाँ। तो एक है इफ़ इनवॉइस ब्रेकअप इज़ अवेलेबल, मतलब आपको पता है कि कॉस्ट क्या था कंप्रेसर का, 5 ईयर 0 पे। तो सपोज कंप्रेसर का कॉस्ट था 20,000, डेप्रिशिएट कितने पे करना है, 10% SLM, लेस 2,000 16,000 हो गया, तो वो 16,000 हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड केस हो गया, आपके पास इनवॉइस ब्रेकअप नहीं है, आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है कि आपने कितने पे खरीदा था, बट आपके पास एक अप्रॉक्सीमेट फेयर वैल्यू है ईयर 0 का, सपोज अप्रॉक्सीमेट फेयर वैल्यू ईयर 0 का हो गया 25,000 हुआ। तो आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन @10% दोनों बार SLM बेसिस पर, दैट इज 2,500। तो आपको WDV क्या मिलेगा ईयर 2 के एंड पे, 20,000। ये था कैसे, जब आपके पास इनवॉइस अवेलेबल नहीं है बट आपके पास फेयर वैल्यू आपको पता है ईयर 0 पे कंप्रेसर का, तो वो 20,000, तो एक ये 16,000 था, ये 20,000 था। और अभी लास्ट केस सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, ना आपके पास इनवॉइस है ना आपके पास फेयर वैल्यू है, बट फॉर्मूला के हिसाब से आपको WDV ऑफ द ओल्ड कंप्रेसर तो डिडक्ट करना ही पड़ेगा, तभी वो कैसे करेंगे, ना आपके पास इनवॉइस ब्रेकअप है ना आपके पास फेयर वैल्यू है। तो आप क्या करोगे पता है, ये जो न्यू कंप्रेसर आपने खरीदा है, उसका वैल्यू ईयर 0 पे लेके जाओगे, ठीक है। उसका वैल्यू ईयर 0 पे लेके जाओगे, कैसे लेके जाओगे, जैसे हम लोग ने डिस्काउंटिंग फैक्टर, साइट रिस्टोरेशन, प्रेजेंट वैल्यू वाला किया था वैसे। तो आपका क्या है, न्यू कंप्रेसर का कॉस्ट है 25,000 था, उसको आपको अभी ईयर 0 पे लेके जाना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 12%, तो 1/1.12, और उसको 2 बार इक्वल टू करोगे, क्यों, सेकेंड ईयर से 0 पे जा रहे, तो 2 साल पीछे जा रहे, तो 2 टाइम करोगे, आपको मिलेगा 0.797। इससे 25,000 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कंप्रेसर का वैल्यू ईयर 0 पे।
वो मिला 19930। अभी उसको डेप्रीशिएट करके करंट ईयर पे लेके आओगे, अभी उसको डेप्रीशिएट करके करंट ईयर पे लेके आओगे 10%, तो आपको मिलेगा 15944। तो ये आप डिडक्ट करोगे। तो ये आपके 3 केस थे। फटाफट एक बार मेरे साथ पूरा ये मेजर रिप्लेसमेंट रिपीट करो। मेजर रिप्लेसमेंट में क्या होता है, 2 अलग अलग कंपोनेंट्स दिए हुए, एक कंपोनेंट को आप रिप्लेस कर रहे हो, एक कंपोनेंट को आप रिप्लेस कर रहे हो, तो WDV ऑफ द एंटायर एसेट प्लस द न्यू कंपोनेंट जो आपने रिप्लेस किया है लेस द WDV ऑफ द ओल्ड कंपोनेंट जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो। ठीक है, ये था आपका फॉर्मूला। अभी WDV ऑफ द एंटायर AC या फिर जो भी न्यू जो एसेट है वो तो आपके पास रहेगा ही, प्लस न्यू जो खरीदा है उसका भी वैल्यू रहेगा, लेस WDV ऑफ द एसेट कंपोनेंट रिप्लेस्ड ऑफ द कंपोनेंट रिप्लेस्ड, वो तो नहीं है आपके पास, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास इनवॉइस ब्रेकअप है तो आपके पास ईयर 0 पे आपने कितने में खरीदा था वो रहेगा, वो है तो उसमें से लेस डिप्रिसिएशन कर लो और उसको ईयर 2 पे WDV लेके डिडक्ट कर दो। अगर आपके पास इनवॉइस ब्रेकअप नहीं है बट आपके पास फेयर वैल्यू है ईयर 0 पे, फेयर वैल्यू है ईयर 0 पे, फेयर वैल्यू है ईयर 0 पे, तो -10% फेयर वैल्यू में से करो, डिप्रीशिएट करके आपको WDV मिल जाएगा। अगर आपके पास ना इनवॉइस है ना फेयर वैल्यू तो क्या करोगे आप, सिंपल है, एकदम सिंपल है। जो न्यू कंप्रेसर आपने खरीदा आज ईयर 2 पे, उसका प्रेजेंट वैल्यू ईयर 0 पे फाइंड आउट करोगे, उसका प्रेजेंट वैल्यू उसको डिस्काउंट करोगे और उसका वैल्यू ईयर 0 पे फाइंड आउट करोगे, ईयर 0 पे वैल्यू फाइंड आउट किया, फिर उसको डेप्रीशिएट करोगे, उसको डेप्रीशिएट करोगे 2 साल के लिए, वो जो अमाउंट मिलेगा उसको आप डिडक्ट करोगे। तो दिस वॉज AS10 दैट इज़ PP पूरा। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था। ये कोई RTP में आई डोंट रिमेंबर द RTP बट ये बहुत यूनिक सिचुएशन था इसलिए मैंने ये कवर किया। ये आपके एग्जाम में भी हो सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस AS यू कैन एक्सपेक्ट एन एग्जाम, दिस वॉज द बिगेस्ट AS यू ऑल हैव इन योर बुक। तो मैंने पूरा एक बार के लिए रिवाइज कर दिया। यू ऑल विल हैव टू नोट दिस डाउन। आप नोट डाउन करोगे ना तो ये आपको ये दिमाग में चढ़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बार नोट्स बना लेना, 1-2 बार वीडियो देख लेना, रिवाइज हो जाएगा, एक बार दिमाग में बैठेगा तो गो थ्रू द सम्स। फॉर मोर सच वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड रिंग द नोटिफिकेशन बेल टू। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।